हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन। बजट में ना एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताई जाती है कि सरकार का इनकम और सरकार का एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस साल के बजट में गवर्नमेंट ने अपना कितना इनकम और कितना एक्सपेंडिचर शो किया कि आने वाले साल में उनको क्या इनकम मिलने वाली है और क्या उनका एक्सपेंडिचर होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स है साथ के साथ मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो बजट बेसिकली है क्या? बजट एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। मतलब एक साल में सरकार के कितने एक्सपेंडिचर होंगे और कितने रेवेन्यू होंगे, उसके एस्टिमेशन को हम क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। अगर मैं बजट की बात करूं तो बजट बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड बोगेट से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब था लेदर बैग। अगर हम कुछ साल पहले के ट्रेडिशन की बात करें तो लेदर बैग जो था, बजट जब प्रेजेंट किया जाता था तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो लेदर बैग में बजट के डॉक्यूमेंट्स लेके आते थे और वो लोकसभा में प्रेजेंट करते थे। बट कोविड के बाद से हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसने चेंजेस किए हैं और अब जो हमारा बजट है वो डिजिटल मीन्स में प्रेजेंट किया जाता है। और फिस्कल ईयर का मतलब है एक फाइनेंशियल ईयर। इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर है वो चलता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। मतलब ये जो बजट हमने बनाया, बजट जो प्रेजेंट किया गया है, इसमें जो भी एस्टिमेट किया एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का, ये किया है 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 पर। अब हम देखते हैं कि बजट के जो मेजर कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से। तो बेसिकली देखा जाए तो बजट के दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होते हैं रिसिप्ट्स, बजटरी रिसिप्ट्स जिनको कहते हैं। ये होता है कि अगर जितनी भी साल में सरकार की जो एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स है, एस्टिमेटेड इनकम है, और दूसरा आता है हमारे पास बजटरी एक्सपेंडिचर। बजटरी एक्सपेंडिचर का मतलब है सरकार के एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कितने होने वाले हैं एक फिस्कल ईयर में। अब अगर मैं रिसिप्ट पोर्शन को पहले डिस्कस करूं तो रिसिप्ट पोर्शन में हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स आ जाती है। ऑन दी अदर साइड अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो इसमें हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाता है। अब हम डिटेल में इन सभी चीजों को डिस्कस करते हैं। अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है? देखिए, रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स है जो तो ना सरकार की कोई भी लायबिलिटी क्रिएट करती है और ना ही सरकार की वो एसेट्स को रिड्यूस करती है। अब इसके जो मेजर कंपोनेंट्स है वो हमारे पास है टैक्स और नॉन टैक्स। अब इस चीज को आराम से समझते हैं। देखो, लायबिलिटी क्रिएट करना, ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट करना और ना ही किसी एसेट का रिडक्शन करना, और जो भी इनकम सरकार की ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंडर आ जाती है, जिसमें मेजरली हमारे पास टैक्स और नॉन टैक्स के कंपोनेंट्स जो है वो इंक्लूड होते हैं। अब आप एक चीज समझो, टैक्स क्या है? टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो हमें सरकार को करना है। अगर हम टैक्स पे करेंगे तो सरकार की कोई लायबिलिटी नहीं है, डायरेक्ट लायबिलिटी नहीं है हमारे लिए कि मान लो सपोज मैं गवर्नमेंट को कह दूं कि मैं तो टैक्स पे कर रहा हूँ जी, मेरे को कोई बाइक परचेज करके दो, मैंने आपको टैक्स पे किया, या मेरे को मोबाइल फोन नया परचेज करके दो, ऐसा कुछ नहीं है। अब टैक्स में बेसिकली देखा जाए तो दो तरह के टैक्स आते हैं। एक आता है डायरेक्ट टैक्स और एक आता है इनडायरेक्ट टैक्स। अगर हम डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो वो टैक्स जो हम डायरेक्टली पे करते हैं सरकार को, जिसका बर्डन जो है हम वो शिफ्ट नहीं कर सकते किसी और के ऊपर। जैसे मान लो इनकम टैक्स हो गया या फिर कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, ये वो टैक्सेस है जिसका बर्डन किसी के और के ऊपर शिफ्ट नहीं किया जा सकता। मतलब जिन्होंने इनकम कमाया अल्टीमेटली उनको टैक्स पे करना पड़ेगा, जिस कंपनी ने पैसा कमाया अल्टीमेटली उनको ही अपना जो टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। वेयर एज अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिसका बर्डन जो है हम शिफ्ट कर सकते हैं। जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, एक्साइज टैक्स हो गया, वैट हो गया, इन सभी का बर्डन क्या किया जा सकता है? दूसरे पर्सन की ओर शिफ्ट किया जा सकता है। अब ये कैसे शिफ्ट किया जा सकता है? मान लो सपोज किसी होलसेलर से सामान परचेज किया रिटेलर ने। अब जब रिटेलर ने सामान परचेज किया तो रिटेलर ने होलसेलर को साथ में टैक्स भी पे किया होगा, जो कि होलसेलर ऑलरेडी किसको पे कर चुका होगा? गवर्नमेंट को पे कर चुका होगा। अब अल्टीमेटली उसके बाद क्या होगा? रिटेलर अपना सामान बेचेगा कस्टमर को। अब जो कस्टमर सामान खरीदेगा तो कस्टमर भी इनको क्या पे करेगा? टैक्स पे करेगा। जब ये टैक्स रिटेलर को मिल जाएगा तो अल्टीमेटली आप एक चीज देखो ना, अपना बर्डन जो है टैक्स का दूसरे के ऊपर शिफ्ट हो रहा है और एंड जो बर्डन होगा वो कस्टमर के ऊपर चला जाएगा। तो ये होते हैं यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर मैं बात करूं डायरेक्ट टैक्सेस की तो ये प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव नेचर के होते हैं। इसको किसी और डिटेल में हम कर लेंगे। प्रोग्रेसिव का बेसिक मीनिंग क्या है कि मान लो सपोज अगर इनकम जितना ज्यादा बढ़ रहा है तो टैक्स आपको उतना ज्यादा पे करना पड़ेगा। वेयर एज इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो रिग्रेसिव है। उस केस में क्या होता है कि जितना आपका इनकम ज्यादा है उतना आपको परसेंटेज वाइज देखा जाए तो टैक्स क्या पड़ रहा है? कम पड़ रहा है। दूसरी जगह पे अगर हम देखें
तो नॉन टैक्स रिसिप्ट्स भी हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट्स का कंपोनेंट बनती है। इसमें क्या क्या आ सकता है, फीस आ सकती है, फाइन आ सकता है, देन कोई स्पेशल असेसमेंट हो गया किसी चीज का, सरकार ने कोई काम किया उसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी का रेट जो है वो इंक्रीज हो गया तो सरकार कहेगी स्पेशल असेसमेंट लगा देते हैं। उसके बाद स्पेक्ट्रम का सेल 2G 3G 4G 5G ये सभी स्पेक्ट्रम का सेल, या फिर उसके अलावा स्टैंप ड्यूटी, उसके ऊपर सरकार को जो पैसा मिल रहा है, या फिर एससीट, और भी काफी सारी चीजें हमारी किस में आ जाएंगी, नॉन टैक्स रिसिप्ट में आ जाएंगी। ये भी सरकार के ऊपर किसी तरह की लायबिलिटी जो वो क्रिएट नहीं कर रही। इसके अलावा सरकार जो भी अपनी पब्लिक सेक्टर यूनिट से इनकम कमा रही है तो वो भी सरकार की एक नॉन टैक्स इनकम जो है उसमें इंक्लूड हो जाती है। अब ना तो ये लायबिलिटी क्रिएट करेंगे सरकार की, ना ही किसी तरह की जो एसेट्स है वो रिड्यूस करेंगी रेवेन्यू रिसिप्ट। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा आता है हमारे पास कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट है जो सरकार की लायबिलिटी तो क्रिएट करेंगे और साथ ही साथ सरकार की एसेट्स भी रिड्यूस करेंगे। अब इसमें जो हमारे कंपोनेंट्स है वो कौन से आ जाते हैं, रिकवरी ऑफ लोन। देखो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट और काफी ज्यादा जो इंस्टीट्यूशंस है उनको लोन प्रोवाइड करती है। अब अगर मान लो सपोज हमने किसी को लोन एडवांस किया, आप सिंपल सी समझो, लोन अगर एडवांस कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है। और अगर हम उस लोन को रिकवर कर रहे हैं तो हमारे एसेट में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। बिकॉज अगर हमने लोन्स दिए हुए हैं तो डेफिनेट सी बात है हम उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और अगर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो हमारा एक किस्म से वो क्या बन रहा है, वो एसेट बन रहा है। और जैसे हमारा लोन रिकवर होता रहेगा हमारा एसेट में क्या होगा, रिडक्शन होगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है बोरिंग। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए सरकार के जब भी जो खर्चे हैं सरकार के इनकम से इंक्रीज हो जाते हैं तो उनको बोरो करके वो क्या करना पड़ता है, फंडिंग करना पड़ता है। बोरो सरकार कहां से कर सकती है, आरबीआई से कर सकती है, पब्लिक से कर सकती है, या फिर इंटरनेशनली भी वो बोरो कर सकती है। अब ये एक चीज देखो, अगर बोरो कर रहे हो, आप भी एक चीज समझो, अगर आप बोरो कर रहे हो तो आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी, आपकी जो देनदारी है वो क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। और उसी तरह तीसरा पॉइंट जो आता है मेजर वो आता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या है, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के शेयर है सरकार वो बेच देती है, दैट मीन एसेट्स अपनी क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है। तो हमारी जो कैपिटल रिसिप्ट्स है वो रिसिप्ट्स बनेगी जिसमें एसेट्स का रिडक्शन हो रहा है और लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इन दोनों को मिला के हमारी बनती है रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट को हमारे पास मिला के बन रही है बजटरी रिसिप्ट्स। अब एक चीज देखते हैं कि इस बार सरकार ने क्या क्या एस्टिमेशंस लगाए हैं। तो अगर हम रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें, पहले हम जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसकी बात करते हैं। देखो जब फरवरी 2022 में बजट आया था तो उस टाइम में एस्टिमेशन लगाया गया था कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होंगे वो 22 लाख करोड़ रुपीस की होगी। बट अब जब 2023 का 1 फरवरी को बजट आया तो उसमें क्या करते हैं, एक तो बजटरी एस्टिमेशन लगाते हैं और उसके बाद रिवाइज एस्टिमेशन किया जाता है कि अब अगर देखें, क्योंकि देखो जो हमने एस्टिमेशन लगाया, बजटरी एस्टिमेशन लगाया, वो एक साल पहले लगाया जाता है, एडवांस में लगाया जाता है। बट अभी साल जो है कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी हमारे पास 2 मंथ जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो हमने 1 फरवरी को रिवाइज एस्टिमेट किया कि हाँ जो 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें हमारे पास एक्चुअल में रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितनी आएंगी। तो जब सरकार ने एस्टिमेशन लगाया तो रेवेन्यू रिसिप्ट का जो क्वांटम था वो बना 23.5 लाख करोड़, जो कि पुराने बजटरी एस्टिमेशन से ज्यादा निकला। अब अगर मैं करंट जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर उसकी एस्टिमेशन की बात करूं तो उसमें कहा गया है कि जो हमारा एस्टिमेशन है रेवेन्यू रिसिप्ट्स का वो होगा 26.3 लाख करोड़। अब ये एस्टिमेशन है, बजटरी एस्टिमेशन है। अब इसका रिवाइज एस्टिमेशन अगले साल के बजट में किया जाएगा। और ये जो हमें बताया हुआ है ये फाइनेंशियल ईयर 2022 मतलब 21-22 का एक्चुअल बजटरी जो हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट है उसका डाटा दिया हुआ है। इसी तरह से बजट जो है, अब एक चीज देखो, बजट क्या क्या हमें फिर शो कर रहा है। एक तो करंट ईयर के बारे में शो कर रहा है, उसके बाद एक नेक्स्ट ईयर के बारे में शो कर रहा है, और उससे पहले प्रीवियस ईयर के बारे में भी जो उसका जो एक्चुअल डाटा है वो हमें प्रोवाइड कर रहा है। सेम गोज विद कैपिटल रिसिप्ट। अगर मैं कैपिटल रिसिप्ट की बात करूं तो 17.4 लाख करोड़ रुपीस था बजटरी एस्टिमेशन पिछले साल के, जो मतलब ये जो करंट ईयर चल रहा है, और उसका जो रिवाइज एस्टिमेशन किया गया तो वो भी इंक्रीज होकर आया 18.4 लाख करोड़, और जो अगले साल का एस्टिमेशन लगाया गया वो है 18.7 लाख करोड़, और जो 2021-22 का जो एक्चुअल डाटा है वो है हमारे पास 16.2 लाख करोड़ रुपीस। अब ये देखा जाए एक चीज जो एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कहां से हमें ये जो रिसिप्ट्स है वो हमें देखने को मिल रही है। अब अगर मैं बात करूं रुपी जो है हमारा कहां से आ रहा है,
तो सबसे ज्यादा जो नंबर है वो है हमारा बोरिंग का, बोरिंग और अदर लायबिलिटी। बोरिंग मैंने आपको बताया था कि हम आरबीआई से या फिर जनरल पब्लिक से या फिर सरकार जो है वो इंटरनेशनली भी बोरो कर सकती है। उसके बाद देखा जाए तो हमारे पास जो नंबर है वो आ रहा है जीएसटी का, जो इनडायरेक्ट टैक्स है। देन इनकम टैक्स 15%, कॉर्पोरेशन टैक्स भी 15% है। उसके बाद यूनियन एक्साइज ड्यूटी है 7%। देन उसके बाद नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, जो मैंने नॉन टैक्स रिसिप्ट, फीस, फाइन, एससीट, स्पेशल असेसमेंट, जो भी अर्निंग्स जो है हो रही है पीएसयू से या फिर किसी भी तरह की ग्रांट मिल रही है सरकार को। देन कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे। देन नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, लास्ट में आता है नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट। अब ये नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट है क्या? ये है डिसइन्वेस्टमेंट्स। अब प्रीलिम्स में पता क्या इंपॉर्टेंट बन जाता है? प्रीलिम्स में बन जाता है कि सरकार के पास ज्यादा रेवेन्यू कहां से जनरेट हुआ, कौन से टैक्सेस से। मान लो उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि इस बजट में, करंट बजट में बताया गया कि जो इनकम टैक्स से जो रेवेन्यू है वो ज्यादा जनरेट हुआ एज कंपेयर टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो वो क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है वो कोट हो सकता है। तो ये है आपका पॉइंट रुपी कम्स फ्रॉम। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है हमारे प्रीलिम पर्सपेक्टिव से। उसके बाद अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो हमारे पास एक्सपेंडिचर भी दो तरह के हैं। पहला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना तो किसी भी तरह की एसेट क्रिएट करता है। देखो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो आप कोई ना कोई चीज परचेज करोगे डेफिनेटली। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से किसी भी तरह का एसेट क्रिएट नहीं होगा और ना ही किसी तरह की सरकार की लायबिलिटी रिड्यूस होगी। और इसके जो मेजर कॉम्पोनेंट्स है वो है इंटरेस्ट पेमेंट। अगर मान लो किसी से बोरो किया है तो वो फ्री में तो आपको पैसा प्रोवाइड करने से ना, बोरो करने के टाइम पे आपको उनको इंटरेस्ट भी क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। अब सब्सिडीज दे रहे हो, देखो ये जो है ना सरकार का बहुत ज्यादा पैसा ले जाती है। सब्सिडीज का पेमेंट जो है ना, सब्सिडीज में जो पैसा चला जाता है सरकार का, उससे सरकार का 1% भी एसेट क्रिएट नहीं होता। सरकार क्या कर रही है सब्सिडीज के बेसिस पे? सरकार वेलफेयर प्रोवाइड कर रही है और उसके अलावा सरकार का कोई भी जो बेनिफिट है वो नहीं होता। वेलफेयर लोगों का जरूर हो जाता है सब्सिडीज से। और सब्सिडीज का बर्डन जो है वो सरकार पे काफी ज्यादा पड़ा रहता है, बिकॉज कोविड के बाद सरकार ने जो सब्सिडीज बिल थे सरकार के काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए थे। उसके बाद सैलरीज एंड वेजेस, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी इंप्लॉइज काम कर रहे हैं उनको सैलरीज और वेजेस मिलते हैं, या फिर डिफेंस परचेज करनी है, आर्मी परचेजिंग करनी है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है कि अगर मान लो सपोज फैक्ट्री बनाई जाती है डिफेंस के लिए तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर नहीं आएगा, बिकॉज वो एसेट क्रिएशन है। अगर मान लो सपोज आर्मी मैन के लिए कोई यूनिफॉर्म उनकी परचेज कर ली या फिर और जो चीजें उनके डेली नीड के लिए परचेज कर रहे हैं तो वो सारे के सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर आएगा, बिकॉज उससे कोई एसेट क्रिएशन नहीं होगा। और एक चीज और, ग्रांट्स टू स्टेट्स, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सरकार जब भी स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट प्रोवाइड कर रही है, चाहे जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको कैपिटल पर्पस के लिए यूज करे, चाहे रेवेन्यू पर्पस के लिए यूज करे, पर फिर भी हम क्या कंसिडर करेंगे कि ये क्या बन रहा है? सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट बन रहा है। उसी तरह से अगर हम बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिससे सरकार की एसेट क्रिएट होगी और लायबिलिटीज में रिडक्शन देखने को मिलेगा। तो कैपिटल वाले केसेस में, चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट्स है चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो डेफिनेट है हमें एसेट और लायबिलिटी में चेंजेस देखने को मिलेंगे। वेयर एज रेवेन्यू रिसिप्ट्स है या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हमें एसेट्स और लायबिलिटी स्टेटस में चेंजेस देखने को नहीं मिलते। क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के? आप लैंड या बिल्डिंग परचेज कर रहे हो तो डेफिनेटली सरकार जो है वो एसेट अपनी इंक्रीज कर रही है। सरकार प्लांट और मशीनरी परचेज कर रही है तो डेफिनेटली सरकार का जो एसेट है वो क्रिएट हो रहा है। सरकार रीपेमेंट कर रही है लोन की, जो बोरो किया हुआ लोन है उसको रीपेमेंट कर रही है, तो उससे सरकार की लायबिलिटी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। देखिए जितना ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उतना ज्यादा इकोनॉमी के लिए बेटर है, बिकॉज एसेट क्रिएशन से जो प्रोडक्टिविटी है हमारी डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगी, और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, लोगों को जॉब्स मिलेंगी, इनकम क्रिएट होगा, और उससे हमारे जो पॉजिटिव एक अच्छा जो वर्चुअस साइकिल है, विशियस में थोड़ा सा उल्टा काम हो जाता है, जो अच्छा साइकिल है वो चल पड़ेगा। तो उससे बेनिफिट जो है वो लोगों को भी मिलेगा, सरकार को भी मिलेगा, सरकार का भी इनकम जनरेट होगा और लोगों का भी इनकम जनरेट होगा। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार ने और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार ने कितना पैक किया है इस बार के बजट में? तो सरकार कहती है कि जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो हमने पिछले साल बजट में कहा था 31.9 लाख करोड़, बट जब उसको रिवाइज किया गया तो 34.6 लाख करोड़। हम खुश थे कि हाँ जो सरकार का रेवेन्यू इनकम है वो ज्यादा दिखा, बट उसके साथ आप देखो सरकार का जो खर्चा है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया। और अगले साल के जो एस्टिमेशन किया गया वो 35
लाख करोड़ रुपीस का किया गया एस्टिमेशन। वेयर एज इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो पिछले साल का जो बजटरी एक्सपेंडिचर जो बजटरी कैपिटल एक्सपेंडिचर था एस्टिमेशन था वो 10.7 लाख करोड़ था, बट जो रिवाइज किया गया वो 10.5 लाख करोड़, मतलब जितना कहा गया था कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए उससे कम हुआ। ये एक पॉइंट है कंसर्न का, तो इस चीज पे ध्यान बहुत ज्यादा देना चाहिए। और इस बार का जो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कह रही है सरकार, वो कह रही है 13.7 लाख करोड़। अब इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर में हर तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है। 13.7 लाख करोड़ में 10 लाख करोड़ रुपीस सरकार खुद कह रही है कि वो पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज करेगी। तो ये था आपका रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर का डाटा। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो खर्चा ये कहाँ पे किया जाएगा, तो किस किस एरिया में जो खर्चा सबसे ज्यादा जो पेमेंट है वो इंटरेस्ट के लिए जाएगी। ये कंसर्न वाला पॉइंट है। देखो अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो आपकी 1% भी एसेट क्रिएट नहीं हो रही, आप पिछला जो बोरो किया हुआ पैसा है उसको रीपे कर रहे हो, उसका और ज्यादा एक्स्ट्रा पेमेंट करने में लगे हुए हो, तो आपका उससे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेफिनेटली इंक्रीज होता दिखेगा जितना ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट आप करते रहोगे। उसके अलावा देखा जाए तो स्टेट को जो शेयर देते हैं टैक्सेस और ड्यूटीज का, स्टेट का जो शेयर है, देन सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, उसके बाद देखा जाए तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स, और भी जो अदर एक्सपेंडिचर्स है, डिफेंस है, तो उसमें आप डेटा जो है वो कर सकते हो कि जो सरकार सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ पे कर रही है, सरकार का जो सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर है वो कहाँ पे जा रहा है, वो जा रहा है इंटरेस्ट पेमेंट में। उसके बाद स्टेट के जो भी शेयर है टैक्सेस और ड्यूटीज के, तो वो सारी चीजें आप सम अप करके आपको जो प्रीलिम्स में है क्वेश्चन कोई ना कोई बन सकता है। तो यही था इस वीडियो में, आपको मैंने डिटेल में कंपोनेंट्स समझा दिया जिसमें मैंने आपको रेवेन्यू, रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो है वो डिटेल में क्लियर कर दिए हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स हैं साथ के साथ मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल।